जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट 10 है उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियों को हमें देखना है। कुल सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं ना, उनको सब टॉपिक में जब हम बांटते हैं तो कुल 11 से 12 टॉपिक होते हैं। तो हमें 11 से 12 टॉपिक जो है कंप्लीट करने हैं। पहला जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, है ना, प्रमुख जनजातियाँ, और करंट अफेयर्स देखना है इसका। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित करंट अफेयर्स, जनजातियों संवैधानिक प्रावधान क्या है, और जनजातीय परिदृश्य को देखना है कि सामान्य जानकारी क्या होती है जनजातियों की। उसके बाद फिर आगे के जो टॉपिक हैं उसमें है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, इन सब को देखना है। और स्वतंत्रता में योगदान और जनजाति व्यक्तित्व, साथ ही इनका आर्ट एंड कल्चर को भी हमें देखना है। तो उसमें हमें जो है लोक संस्कृति और लोक साहित्य को भी समझना है। तो हम आपको बताएं कि जो भी चीज़ है ना, जो जितना भी कंटेंट है, सारा का सारा कंटेंट क्लास में ही याद करना है ना, यहीं पर याद करना है, क्लास में ही याद करते चलना है। सारे के सारे कंटेंट को क्लास में ही याद करेंगे हम। तो हम बार बार रिवीजन भी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्लास बड़ी हो सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि चीज़ें याद करना सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, याद करना चीज़ें महत्वपूर्ण है। वरना पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं और उनसे पूछ लिया जाए ना तो आधे से अधिक क्या, सिर्फ उनको ना 25% ही चीज़ें याद होती हैं, जबकि इतने में तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो याद करनी है। हम याद करने पे अधिक फोकस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे क्लास का, तो आगे बढ़ते जाएंगे। जो अब पढ़ लिया है फिर वापस से रिवीजन करेंगे, फिर वापस से। तो इस क्लास में आपको कई बार रिवीजन कराया जाएगा ताकि चीज़ें जो आपको हैं याद हो जाएं यहीं पर। क्लास के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको यहीं पर चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आप सिलेबस अपने हाथ में ले लीजिए और सिलेबस अपने पास रखिएगा। जो टॉपिक होते जाते हैं उनको टिक करते जाइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है ना, वो तो छोड़ ही दें पीएससी तो ही अच्छा है। क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी कर रहे हो, कंटेंट बस खरीद लिया, उसको पढ़ने में लगे हो, और जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि सिलेबस में डायरेक्ट कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो जो बुक बनाई जाती है ना उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पढ़ना वही होता है जो सिलेबस में दिया है, उसके अलावा अदर चीज़ों को ना थोड़ा कम महत्व देना होता है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है ना उसको सबसे अधिक महत्व देना होता है। तो इस क्लास में जितने भी लाइक मिलेंगे ना, वो सब के सब आपकी तैयारी को ही समर्पित हैं एक प्रकार से। तो ये क्लास आपको बता देगी, मतलब मुझे बता देगी कि इस क्लास को, इसकी अगली क्लास कब लानी है। क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स और शेयर इस पर आएंगे ना, उतने जल्दी जो है ना हम दूसरा वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो ज़रूर मुझे विश्वास है कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम क्लास को। हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारे पहले टॉपिक पर आते हैं अब हम। तो हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का जनजातीय परिदृश्य। क्या है हमारा पहला टॉपिक है, मध्य प्रदेश का जनजातीय परिदृश्य। इससे संबंधित चीज़ों को हमें देखना है। तो देखो क्या होती है अनुसूचित जनजाति। संविधान का जो अनुच्छेद 366(25) है उसमें जनजातियों की परिभाषा दी हुई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 366(25) है उसमें जनजातियों की परिभाषा दी हुई है। और परिभाषा में भी क्या लिखा है पता है, उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य उन समुदायों या उन समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो जातियां हैं ना उनको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 342(1) के तहत। और जिन जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया जाता है 342(1) के तहत, उन्हीं की परिभाषा दी हुई है 366(25) में। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। जनजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। खैर ये कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। जैसे जनजातियों को दर्जा जब दिया जाता है तो कुछ मानक भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को, विशेषताओं को विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना, है ना, एक विशेष क्षेत्र में ही निवास करते हैं, खासकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मिलते हैं, है ना। दूसरा, विशेष जनजाति इनकी संस्कृति होती है, इनकी अपनी कुछ भाषाएँ होती हैं, प्रथाएँ होती हैं, परंपराएँ होती हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं इनके, कलाकारी होती है कुछ इनकी, है ना, आर्ट एंड कल्चर इनका अपना होता है सब कुछ। और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन देखने को मिलता है। कैसा? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से इनको पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो ये ऐसा खैर हर एक जनजाति में नहीं मिलता है देखने को, है ना, लेकिन मैक्सिमम ये विशेषताएं जो है सभी में देखने को मिलती हैं।
तो जब भी अनुसूचित जनजातियों की विशेषता की बात की जाए तो आपको याद रखना है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासरत, विशेष जनजाति संस्कृति, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। ये 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर आते हैं जिन्हें हमें याद करना है हर हाल में। पहला फैक्ट है, पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 43 है। कितनी है? 43 है। लेकिन ये पहले 46 थी, 46 हुआ करती थी। और 2003 में क्या हुआ कि 2003 में 3 जनजातियों को, कीर, मीना और पारदी, आप बोल सकते हो मेरे साथ, कीर, मीना और पारदी, इनको अनुसूचित जनजातियों से हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। इसलिए अब वर्तमान में 43 हैं। तो वर्तमान में 43 हैं, पहले 46 हुआ करती थी। 43 कब से हैं? 2003 से हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को अत्तविका कहा गया है। क्या कहा गया है? अत्तविका कहा गया है। तो प्राचीन संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनमें आदिवासियों को अत्तविका कहा गया है। वहीं जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं इन्होंने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। तो जो आदिवासी है ना, इनको जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा है। और जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने गिरिजन कहा है। क्या कहा है? महात्मा गांधी ने इनको गिरिजन कहा है। और गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। तो महात्मा गांधी के लिए आपको याद रखना है कि गिरिजन कहा है इन्होंने जनजातियों को, और गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है। जनजातीय समुदायों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है ठक्कर बापा ने किया है। किसने कहा है? ठक्कर बापा ने किया है। और ये ठक्कर बापा जो है ना, आदिवासियों के पितृ पुरुष कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? आदिवासियों के जो पितृ पुरुष हैं ठक्कर बाबा, इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लेकिन सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख मिला है भारत शासन अधिनियम 1935 में। किस शब्द का उल्लेख मिला है? अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख मिला है। और जब आदिवासी शब्द पूछा जाए तो आपको ठक्कर बापा का नाम याद रखना है। बैरियर एल्विन ने जनजाति समूहों की कला एवं संस्कृति, उनके जीवन पर आधारित द बेगा, तो जो बैरियर एल्विन हैं इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने जनजातियों से संबंधित, उनकी कला और संस्कृति से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एक तो द बेगा याद रखनी है और मुरिया याद रखनी है और उनका घोटुल। तो 2 पुस्तकें हैं, एक तो द बेगा जो 1939 में लिखी गई, और मुरिया और उनका घोटुल जो है 1947 में इन्होंने लिखी है। आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे एवं इनकी पत्नी लीला दुबे ने गौंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। तो आपको इन दोनों नामों को याद रखना है, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे और इनकी पत्नी जो है ना लीला दुबे, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो है गौंड जनजाति का सामाजिक अध्ययन किया है। यह भी आपको याद रखना है। अब हम जनजातियों से संबंधित जनजाति आंकड़े देख लेते हैं, है ना। ये हम मोटा मोटा देख रहे हैं अभी, तो उसके बाद फिर थोड़े विस्तार से चलेंगे आगे। हर एक टॉपिक को अलग से बांटा गया है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो अभी तक हमने जो देखा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या देखा। देखो, सबसे पहले हमने एक अनुच्छेद देखा 366-25, जिसमें हमें पता चला कि इसमें अनुसूचित जनजातियों की जो परिभाषा दी हुई है, और अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 342(1) में। अनुच्छेद 342(1) में जिसका वर्णन मिलता है ना, जिनको सूचीबद्ध किया जाता है वही अनुसूचित जाति होती हैं, और इनकी अनुसूचित जनजाति होती हैं, और उनकी परिभाषा कहाँ है? 366-25 में है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने इनकी परिभाषा, इनकी विशेषताओं को देखा। फिर हमने देखा कि पहली बार जो अनुसूचित जनजाति शब्द है, एसटी जो शब्द है, पहली बार एसटी शब्द का प्रयोग जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। कहाँ किया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43 जनजातियाँ हैं। कितनी हैं? 43 हैं। और पहले कितनी थी? 46 थी। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 43 हैं, और पहले 46 थी। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो संस्कृत ग्रंथ है ना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, उनमें आत्तविका कहा गया है। क्या कहा गया है? जनजातियों को आत्तविका कहा गया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। और इसके अलावा कुछ नाम देखे, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम देखा हमने, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है
पहाड़ी जनजाति कहा है, तो इन्होंने पहाड़ी जनजाति कहा है। वहीं जो महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है। क्या कहा है, गिरिजन। गिरिजन का अर्थ होता है पहाड़ में रहने वाले, है ना, तो इनको गिरिजन कहा है, महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है। और गोविंद सदाशिवराव घुरिये जो हैं, इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा है। क्या कहा है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है। और जनजातीय समुदायों के लिए सर्वप्रथम जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है वो ठक्कर बप्पा ने किया है। किसने, ठक्कर बापा ने किया है। ठक्कर बापा का नाम आपको याद रखना है, ठप्पर बापा ने किया है। और बेरियल एल्विन की 2 पुस्तकें याद रखनी है, एक तो दा बेगा और दूसरा मुर्गिया और उनका घोटुल। तो ये 2 पुस्तकें याद रखनी है। इसके बाद अब हम जनांकीय आंकड़ों को देखते हैं। देखो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो जनसंख्या है जनजातियों की, वो आपको याद रखनी है कि एक तो ये जनसंख्या याद नहीं रखनी है आपको। प्रदेश में जो जनजातीय जनसंख्या है उसमें 1,53,16,784 व्यक्ति जो हैं वो जनजाति वर्ग के हैं। तो ये तो जनसंख्या याद नहीं रखनी, लेकिन प्रतिशत में जरूर याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 21.10% जो है वो जनजाति जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 21.10% है। और भारत में कितनी है जनजाति जनसंख्या, तो 8.6% है भारत में। ये दोनों ही आंकड़े याद रखने हैं। देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है जनजाति जनसंख्या, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 14.69% मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो देखो देश की कुल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है ना 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, उसका तो है 8.6% है ना। कुल जनसंख्या क्या है, 8.6%। लेकिन जो देश में कुल जनजाति जनसंख्या है ना उसका 14.69% सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास करता है। कितना, 14.69%। मध्य प्रदेश का जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से स्थान देखें तो कौन सा है, 13वां स्थान है। तो जनजातियों में प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। तो सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है जनजाति जनसंख्या, और प्रतिशत के मामले में 13वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो धार जिले में है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है, धार जिले में है। कितनी है, 12,22,000 कुछ है ना, तो ये धार जिले में है। वहीं जो सबसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से देखोगे आप, तो आपको अलीराजपुर में सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत मिलेगा। तो प्रतिशत में अलीराजपुर याद रखना है, और जनसंख्या में आपको सर्वाधिक जनसंख्या में धार को याद रखना है। कितना प्रतिशत, 89% जो है अलीराजपुर में जनजाति जनसंख्या है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या व प्रतिशत, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी न्यूनतम कहाँ पर है जनजाति, तो भिंड जिले में है। तो दोनों ही जनसंख्या और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पर है, तो भिंड जिले में है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक 10 वृद्धि दर वाला जिला जो है वो छतरपुर है, और न्यूनतम 10 वृद्धि दर वाला जिला है वो मंदसौर है। तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियों ने वृद्धि की है, जनजाति जनसंख्या वृद्धि हुई है, वो छतरपुर जिले में हुई है, और सबसे कम हुई है कहाँ पर, मंदसौर में। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या साक्षरता दर जो है वो 50.6% है। तो जनजातियों का साक्षरता परसेंट कितना है मध्य प्रदेश में, 50.6%। और इनकी लिंगानुपात की बात करें तो 984 है लिंगानुपात। कितना है लिंगानुपात, 984 है लिंगानुपात। आपको याद रखना है 984 लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात देखें जनजातियों का, तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात है 986 और शहरी क्षेत्र में है 956। तो लिंगानुपात ठीक ठाक है ना, इसमें और वृद्धि होगी अभी। तो देखो जनजातियों का लिंगानुपात है 984 ओवरऑल जो लिंगानुपात है ना वो 984 है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 986 है, और शहरी क्षेत्र में कितना है, 956 है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 10 वृद्धि दर कितनी है, तो 25.2% है इनकी 10 वृद्धि दर। अनुसूचित जनजाति की जो 10 वृद्धि दर है मध्य प्रदेश में वो 25.2% है। देखो आप जनजाति जनसंख्या देखो मध्य प्रदेश में, तो सर्वाधिक आपको मध्य प्रदेश में भील जनजाति मिलेगी 39%। उसके बाद गौड़ जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति 7.62%। फिर आता है कोरकू का नाम जो कि चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, और सहरिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील, फिर गौड़, फिर कोल,
फिर कोरकू और फिर सहरिया। इस प्रकार से इनका क्रम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है, और सबसे छोटी जनजाति है वो कमार है, जो कि सीधी जिले में मिलती है। तो चमार नहीं, कमार है ना। कमार जनजाति कहाँ मिलती है? सीधी जिले में मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, है ना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं, ये प्रतिशत में नहीं है ना, जनसंख्या में। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? धार की है। कितनी है? 12 लाख के आसपास, 12 लाख से अधिक। और फिर जो है बड़वानी का क्रम आता है, फिर झाबुआ। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ आपको याद रखना है। पहले स्थान पर है धार, फिर बड़वानी और फिर झाबुआ। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देखें तो सबसे कम जनसंख्या है कहाँ पर? अनुसूचित जनजातियों की भिंड में है, और फिर आता है स्थान दतिया का और फिर मुरैना का। तो भिंड, दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना। भिंड दूसरे स्थान पर, दतिया और फिर मुरैना। तो भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, फिर दतिया में और फिर मुरैना में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे? प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? अलीराजपुर में। 89.5% जनसंख्या अलीराजपुर की जो है वो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जितनी जनसंख्या रह रही है ना अलीराजपुर में, उसकी 89.5% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। फिर दूसरा स्थान है झाबुआ का और तीसरा है बड़वानी का प्रतिशत में। तो प्रतिशत में पहले स्थान पर है अलीराजपुर, दूसरे पर है झाबुआ और तीसरे पर है बड़वानी। वहीं न्यूनतम प्रतिशत में देखें तो पहले स्थान पर है भिंड, फिर है मुरैना और फिर है दतिया। तो भिंड में कितनी है? 0.4% है, मुरैना में 0.9% और दतिया में 1.9% है। इनको भी आपको याद रखना है। जनजातीय साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता है वो कितनी है? 50.6% है। अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर मध्य प्रदेश की 50.6% है। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर जो है ना पुरुषों की, पुरुष कितने परसेंट है? तो 59.6%। और महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, तो 41.5% महिलाएं ही साक्षर हैं मात्र मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की। वहीं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो बालाघाट है। कौन सा है? बालाघाट है। बालाघाट में जो अनुसूचित जनजाति रह रही हैं उनमें सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। वहीं सर्वाधिक साक्षर जनजाति पूछ ली जाए कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, तो आप प्रधान आंसर करोगे। प्रधान जो जनजाति है वो सर्वाधिक साक्षर है। कितने परसेंट? 70% है ना। पहले ये इसमें गलत प्रिंट दिया था तो हमने सब कुछ सुधार के ही आपके सामने लाए हैं। तो 70% प्रधान जनजाति जो है वो सर्वाधिक साक्षर है। 70% व्यक्ति सब प्रधान जनजाति के साक्षर हैं। शिक्षा संबंधी प्रयासों को देख लेते हैं। तो देखो, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है मध्य प्रदेश में कितने हैं? 63 हैं। एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय जो हैं वो 63 हैं। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं? 8 हैं। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं? 8 हैं। और जिला स्तरीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं? 9 हैं। कन्या शिक्षा परिसर कितने हैं? 82 हैं। गुरुकुलम 6 से 12 तक 4 हैं। और मध्य आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? अलीराजपुर में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, आदिवासी खेल विद्यालय पूछा जाए कि कहाँ पर है तो आप अलीराजपुर सही आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? खंडवा जिले में प्रस्तावित है। तो ये था हमारा पहला अध्याय जो कि हमने देखा है ना। पहला अध्याय जनजाति परिदृश्य को हमने देखा है। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो देखा है, ताकि उससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 366(25) जो है उसमें अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। फिर हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध कहाँ किया जाता है, तो 342(1) में जो है सूचीबद्ध किया जाता है। फिर हमने इसकी विशेषताओं को देखा और विशेषताओं में देखा कि इनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ये विशेष जनजाति से विशेष संस्कृति से संबंध रखते हैं, इनकी अपनी भाषा, प्रथाएँ, परंपराएँ, इनके कुछ धार्मिक विश्वास होते हैं, और साथ ही ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये इनका जो अनुसूचित जनजाति शब्द है ना, इसका पहली बार जो प्रयोग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो पहली बार प्रयोग कहाँ मिला था? भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिला था। फिर हमने देखा कि कुल मध्य प्रदेश में 43 हैं, पहले 46 थी। कीर, मीना और पारधी विलोपित हो गई हैं और आत्विका कहा गया है किसमें? संस्कृत ग्रंथों में।
पहाड़ी जनजाति कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गिरिजन कहा है महात्मा गांधी ने, पिछड़े हिंदू कहा है गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने, और ठक्कर बापा ने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हमने जाना कि ठक्कर बापा ने जो है पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। फिर हमने बैरियर एल्विन का नाम आया था, और दा बेगा पुस्तक, और मुरिया और उनका घोटुला, आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है। और फिर 2 नाम और याद रखने हैं, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे और लीला दुबे, ये गौड़ जनजाति से संबंध रखती हैं। इन दोनों के ही नाम याद रखने हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने जननांग की आंकड़े देखे। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 21.1%। कितनी? 21.1%। और भारत में कितनी है तो 8.6%। फिर हमने देखा कि देश की जो कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है ना, उसका 14.69% मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है जनजाति प्रतिशत के मामले में। जनजाति प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर है। वहीं जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है ना। और फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। और जो अलीराजपुर जिला है वहाँ प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक हैं। प्रतिशत के मामले में किसको याद रखना है? अलीराजपुर को याद रखना है। फिर हमने देखा कि भिंड जो है वो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के मामले में न्यूनतम है। कैसा है? न्यूनतम है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और न्यूनतम अनुसूचित प्रतिशत दोनों ही भिंड जिले में है। छतरपुर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है ना। और सबसे कम वृद्धि कहाँ देखने को मिली है? मंदसौर में जनजाति जनसंख्या वृद्धि में। हमने इनकी साक्षरता दर को देखा 50.6%। लिंग अनुपात 984 याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में 986 है और शहरी क्षेत्र में 956 है। वहीं इनकी जो 10 की वृद्धि दर है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये 25.2%। कितनी है? 25.2%। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा भील, गौड़, कोल, कोरकू और सहरिया, ये क्रम है इनके। जो टॉप 5 की सबसे बड़ी जनजाति है ना, सबसे बड़ी जनजाति भील है 39%। कितनी? 39% है। और गौड़ फिर 33%, कोल 7.62%, कोरकू 4.7% और सहरिया 4.1%। ये 5 सबसे बड़ी जनजातियां हैं। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है तो कमार जनजाति है, जो सीधी जिले में निवास करती है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने इसका कुछ और जनजाति संबंधी आंकड़े देखे। टॉप 3 जिले देखे जिनमें सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या है। उसमें आपको याद रखना है धार, फिर बड़वानी और फिर झाबुआ। धार, बड़वानी और झाबुआ जनसंख्या के मामले में ये सबसे बड़े जिले हैं। वहीं जो प्रतिशत के मामले में याद रखना है, अलीराजपुर में सर्वाधिक % में जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहती है 89.5। फिर झाबुआ में 87% और बड़वानी में 69.4%। वहीं हमने न्यूनतम की बात की थी तो न्यूनतम में जनसंख्या में भिंड जिला पहले स्थान पर है। न्यूनतम जनसंख्या में जनजाति की है ना भिंड, फिर उसके बाद दतिया और फिर मुरैना। वहीं जो न्यूनतम प्रतिशत में भी भिंड जो है वो पहले स्थान पर है, लेकिन प्रतिशत में दूसरे स्थान पर दतिया नहीं है, दूसरे स्थान पर मुरैना है और तीसरे स्थान पर है दतिया। फिर हमने इनकी साक्षरता से संबंधित कुछ और आंकड़े देखे थे। हमने देखा कि इनकी कुल साक्षरता जो है ना 50.6% है और पुरुषों की साक्षरता 59.6% है और महिलाओं की 41.5%। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है अनुसूचित जनजातियों में तो बालाघाट है। और सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है तो प्रधान है। कौन सी है? प्रधान है, जो कि 70% है तो प्रधान है। इसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण फैक्ट और देखे थे, जिसमें आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? अलीराजपुर में है आदिवासी खेल विद्यालय। और मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है तो ये खंडवा जिले में प्रस्तावित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करिएगा, है ना। तो बताइएगा। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित। तो आप बताइएगा जल्दी जल्दी। जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द किसने प्रयोग किया है और किस विद्वान ने जनजातियों को गिरिजन कहा है? ठीक है। ठक्कर बाबा का वास्तविक नाम क्या है? और आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये 4 कमेंट आप जल्दी से कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।